16-17 साल की बेहद खूबसूरत सी एक लड़की होती है। उसका नाम रागिनी होता है। रागिनी एक काल्पनिक नाम है। दोस्तों, गर्मी के छुट्टी में रागिनी अपनी दीदी के यहाँ घूमने के लिए जाती है। कुछ टाइम के लिए अपनी दीदी यानी अपने जीजा के यहाँ जो है रुक जाती है। एक दिन एक रात में कुछ ऐसा होता है, रागिनी के दीदी और जीजा जो होते हैं अपने रूम में एक बिस्तर पे दोनों लोग सोए हुए होते हैं। रात के करीब 3 बज रहे होते हैं। रागिनी की जो दीदी होती है उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसके जीजा जी जो है बेड पे नहीं है और घर के पीछे जो है अजीब तरह की जो है आवाजें सुनाई देती हैं। वह खिड़की से तो देख नहीं सकती है क्योंकि पेड़ होता है, झाड़ी होती है जंगल टाइप का। वह तुरंत जो है अपने रूम से बरामदे यानी घर के आगे की तरफ से पीछे जाने की कोशिश करती है। तब तक कुछ ऐसा होता है, रास्ते में कुछ ऐसा देखती है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आप जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला ऐसे बढ़ता रहे और मैं आपको सच्ची सच्ची घटना के बारे में जानकारी देता रहूं। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, बिहार के पटना में एक दीघा थाना क्षेत्र पड़ता है। दीघा थाना क्षेत्र के दामनपुर की ये सच्ची कहानी है। आप सुनेंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, कुछ साल पहले एक रमेश नाम का लड़का होता है। रमेश एक काल्पनिक नाम है। रमेश नाम के लड़के की अपने गांव से 12-15 किलोमीटर दूर एक गांव होता है। उसी गांव में उसकी शादी होती है। बहुत धूमधाम से बारात जाती है और धूमधाम के साथ जो है बाजे गाजे के साथ जो है वह रमेश अपनी दुल्हन को अपने घर लेके आता है और ठीक ठाक से उसका जो है बहुभोज होता है। सारी जो शादी की प्रक्रिया होती है अच्छे से संपन्न होती है। काफी खुशी का माहौल होता है। दुल्हन अपने घर पहुंचती है। शादी के करीब 1 साल बीतते बीतते जो है रमेश के घर में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा आता है। यानी उन पति पत्नी को एक बेटा पैदा होता है। दोस्तों, रमेश सोचता है कि मेरी पत्नी का तो हालत बहुत खराब हुआ है, डिलीवरी हुई है, ये कुछ काम भी नहीं कर पाएगी, अपना भी उठ बैठ नहीं पा रही है। उसके दिमाग में आता है कि ऐसा करें कि जो मेरी पत्नी की छोटी बहन है रागिनी, उसको हम बुला लेते हैं। रमेश जो है अपने सासू माँ के पास फोन करता है और बोलता है कि सासू माँ, बहुत खुशी की बात है, आप नानी बन गई हैं और ऐसे ऐसे बात है, अगर जो रागिनी को आप भेज देती तो थोड़ा ठीक रहता। रमेश को बेटा होता है और उसकी साली जो है उसके घर आती है और वहीं पे वह जो है रहने लगती है। 1 से 1.5 महीने तक रागिनी अपने जीजा के घर रहती है और जीजा जो है जितना देखभाल अपनी वाइफ का करते हैं उससे कहीं ज्यादा जो है अपनी साली की करने लगते हैं, क्योंकि ये रिश्तेदार है। अगर इसे किसी चीज की कमी महसूस हुई तो बहुत बेइज्जती होगी। क्या सोचेंगे इसके घर वाले। रमेश जो है अपने साली को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। लेकिन साली के मन में क्या चल रहा है और जीजा के मन में क्या चल रहा है, उसके वाइफ को कुछ नहीं पता होता है। उसकी वाइफ चलने फिरने लायक हो जाती है, सही हो जाती है, तो रागिनी को अपने मायके भेज देती है। और उधर जो उसका पति होता है यानी रमेश, रागिनी का जो जीजा होता है, वह कमाने के लिए जो है बंगाल चला जाता है। कुछ टाइम तक वह बंगाल काम करता है और बीच बीच में जो है रागिनी यानी अपनी साली से फोन से बातचीत किया करता है। दोनों में बातचीत करते करते और उसके मन में कुछ जो है अलग अलग तरीके की बातें चलने लगती हैं और रमेश को कुछ पता नहीं होता है। उसकी साली अपने जीजा से फोन करके बात करती है और फोन की बात करते करते अपनी सारी दिल की इच्छाएं, सारी मन की बातें अपने जीजा से बताने लगती है और उसका जीजा भी एक्सेप्ट करता है कि चलो कोई बात नहीं है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम भी रहना और तुम्हारी दीदी भी रहेगी। उसके बाद में दोनों को समझ नहीं आता है कि किस तरीके से रहा जाए। वह उसका जो जीजा होता है वह बंगाल में बैठा होता है और उसकी जो रागिनी साली होती है वह गांव में बैठी होती है। दोनों का एक दूसरे के बिना जो है उतनी दूर से मन नहीं लग रहा होता है। एक दिन ऐसा होता है कि जो रमेश के ससुराल वाले होते हैं रागिनी की यानी उसके साली की शादी तय करने लगते हैं। अब रमेश कुछ कह भी नहीं सकता है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। वह जो है अपने दिलों पे पत्थर रखकर उस शादी को मंजूर करता है कि ठीक है, एक ना एक दिन रागिनी की शादी करनी पड़ेगी। शादी होती है
और रागिनी भी अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी शादी करती है और विदा होके अपने घर जाती है। रागिनी जब अपने ससुराल पहुंचती है, मुश्किल से 8 दिन तक अपने पति के साथ रहती है। उसके बाद में अपनी जब मायके आती है, दोबारा जाने की नाम ही नहीं लेती है। जब रागिनी की दीदी पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों झगड़ा कर लेती हो अपने पति से, क्यों जाने का नाम नहीं ले रही हो? रागिनी ना अपने पति से फोन से बात करती है। जब फोन से जबरदस्ती वह फोन करता है, तो उसको डांट के, डपट के, गाली दे के, झगड़ा करके फोन को कट कर देती है। बात करने का और जाने का नाम ही नहीं लेती है। वह अपने दीदी से और अपने दोस्त या सहेली टाइप की लड़कियां होती हैं, भाभी होती हैं, चाची होती हैं, सबसे वह कहती है कि जो मेरा पति है, वह मेरा मन नहीं भर पाता है। आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन रागिनी का जो मन है अपने जीजा पे लगा हुआ था, इसीलिए सारी नौटंकी जो है वह कर रही होती है। एक दिन ऐसा होता है कि रागिनी का जो घर होता है वह छूट जाता है। वह अपने पति से एकदम से दूर हो जाती है। वह जो है पटना में एक रूम लेके और वहीं पे रहने लगती है और कुछ दिनों बाद अपने जीजा को फोन करके अपने रूम पे बुला लेती है। वह बोलती है कि हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, हम यहाँ रूम ले लिए हैं और आके दोनों यहीं साथ में काम करेंगे, दीदी को भी नहीं पता चलेगा और मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। उसका मेन मकसद क्या था, अपने जीजा के साथ रहने का। उसका जीजा भी कलकत्ता से पटना पहुंच जाता है। अपने गांव से 20-25 किलोमीटर दूर एक पटना शहर होता है। उसी शहर में जो है दोनों एक साथ रहने लगते हैं। साथ में रहते रहते दोनों मन भर के अपना संबंध बनाते हैं। एक दिन ऐसा होता है, 2.5 से 3 महीने का बच्चा उसके पेट में पलने लगता है और उसके जो पिता होते हैं, बाप होते हैं, उसके जीजा होते हैं। धीरे धीरे कर कर ये बात जो है रमेश के घर तक पहुंचती है। रागिनी की जो दीदी होती है, जब उसके दीदी को पता चलता है ये बात, खोजते खोजते रमेश के पास यानी रागिनी के पास पहुंचती है और वह अपने पति से बात करती है कि ये तुमने क्या किया, मेरी सगी बहन के साथ जो है तुमने ये क्या कर दिया। और अपने छोटी बहन को भी समझाती है, डांटती है कि तुम्हें जो है मेरा ही घर बर्बाद करने के लिए मिला था। तुम मेरी बहन थी, एक ही खून से, एक ही कोख से हम दोनों पैदा हुए हैं, मेरा ही घर तुम्हें बर्बाद करने के लिए मिला था। रागिनी बोलती है कि अगर जीजा मुझे छोड़ दें और वह कह दें कि तुम जाओ, तो हम भी तुम्हारा घर छोड़ देंगे। रागिनी का कहना था कि रमेश अगर दोनों को रखेगा तो हम दोनों लोग रहेंगे, अगर वह छोड़ देगा तो हम छोड़ देंगे। लेकिन रमेश दोनों को रखने के लिए कहता है और उसकी जो पत्नी होती है वह बोलती है कि अगर तुम रहोगी तो हम फांसी लगा के या जहर खा के हम मर जाएंगे। मैं अपने आंखों से इसको अपने घर में एक सौतन के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। हम उससे अच्छा मर जाएं, उसके बाद में मेरी सौतन मेरे घर में रहे, क्योंकि मैं जीते जी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जो प्रमोद की पत्नी होती है यानी रागिनी की जो बड़ी दीदी होती है, मरने के लिए वहीं पे रूम में जो है रस्सी उस्सी ढूंढने लगती है। उसको बर्दाश्त नहीं होता है, वो मंजर देख के उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरी छोटी बहन मेरे पति से गर्भवती हो चुकी है। तीनों जो है रूम में काफी जो है हलचल मचाए हुए थे। वो उसको बोल रहा है, वो उसको समझा रही है, वो उसको डांट रही है। यही सब सुनते सुनते जो है उसके पड़ोस के भी लोग आ जाते हैं और कुछ टाइम बाद जो है मकान मालिक भी आ जाता है। तीनों को बोलने लगता है, डांटने लगता है कि तुम लोग जो है ये सब नौटंकी जाके अपने घर पे करो, यहाँ से रूम खाली करके तुरंत यहाँ से भग जाओ। कोई तुम लोग जो है यहाँ पे कांड कर दोगे मेरे मकान में और मैं जाके फंस जाऊंगा। तुरंत जो है मकान मालिक जो है रूम खाली करने के लिए बोलता है, वहीं खड़े खड़े रूम को खाली करवाता है और तीनों को जो है रूम से बाहर कर देता है। तीनों जो है रूम को खाली करते हैं। तीनों जो है क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, क्योंकि उसकी साली जो है अपने मायके भी नहीं जा सकती है, ना अपने ससुराल जा सकती है, क्योंकि ससुराल से उसका जो है एकदम से रिलेशन खत्म हो चुका था। तीनों जो है अपने घर वापस आते हैं, जहाँ पे प्रमोद का घर होता है, यानी जो प्रमोद की पत्नी की जो ससुराल होती है और रागिनी की जो जीजा का घर होता है, वहां पे तीनों जो है वापस आते हैं। वापस आने के बाद में प्रमोद की पत्नी क्या करे, अपनी ही खून की सगी बहन है, उसको भी कहीं भेज नहीं सकती है, क्योंकि उसका कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। अपने ही घर में रखती है। वह सोचती है कि समझाएंगे, डांटेंगे, बोलेंगे
तो हो सकता है इन दोनों को समझ में आए और ये दोनों जो है नाते को तोड़ के सही से फिर से जो है रहने लगे। कुछ दिन तक जो है अपने घर पे ही रागिनी को रखती है और उसका जो पति होता है प्रमोद यानी रागिनी का जो जीजा होता है वो भी घर पे ही रहता है और उसकी जो पत्नी होती है काफी दोनों को समझाती है कि अभी तो हम तीनों लोग जान रहे हैं, काफी भद्दगी होगी, काफी बेइज्जती होगी अगर यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग जानेंगे कि तुम जो है अपने जीजा को ही या अपने साली को ही रख लिए हो और ऐसी सी बात है और गर्भवती भी हो गई हो तुम जीजा से। यही सब बात जो है रागिनी को समझाती है, अपने पति को समझाती है कि बेइज्जती मत करवाओ, अभी से तुम लोग सुधर जाओ। 2-3 दिन तक जो है रागिनी और उसका जीजा और उसकी पत्नी अपने गांव पे रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं। एक दिन रात को करीब 3 बज रहे होते हैं और जो प्रमोद की पत्नी होती है, उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि मेरे बगल में प्रमोद सोया था रात में, कहाँ उठ के गायब हो गया। उसका आंख खुलता है, वह मोबाइल में टाइम देखती है तो देखती है 3 बज रहे होते हैं और उसको जो है घर के पीछे जो है अजीब तरह के आवाज सुनाई दे रहे थे। एकदम से हड़बड़ा गई, अचंभित में आ गई। वह तुरंत जो है रूम से बाहर निकलती है, उसके दिमाग में ये आता है कहीं प्रमोद मेरे यानी जो मेरा पति है वो जो है रागिनी के रूम में तो नहीं चला गया सोने उसके पास। वह तुरंत जो है बहुत तेजी से रागिनी के रूम में जाती है तो देखती है कि रागिनी भी अपने रूम में नहीं है, वह दोनों कहीं भाग तो नहीं गए। जब थोड़ा ध्यान से देखती है तो रागिनी के बिस्तर पे खून के निशान होते हैं। जब खून के निशान को प्रमोद की पत्नी देखती है तो एकदम से बौखला जाती है। वह बाहर निकलती है तो देखती है बाहर भी जो है काफी सारा ब्लड का निशान जो है गिरता हुआ जो है बूंद-बूंद बाहर की तरफ जो है गया हुआ है। एक तो उसके दिमाग में ये घबराहट पैदा कर दिया था कि बाहर जो है घर के पीछे अजीब तरह की आवाज क्या आ रही है। प्रमोद की पत्नी जो है तुरंत अन्न-फनन में टार्च खोजती है। उसके बाद में तुरंत जो है घर के पीछे जाने लगती है। ब्लेड का निशान देखते-देखते जो है उसी को फॉलो करते हुए पीछे जाती है। तो दोनों जो है, जो उसकी बहन छोटी रागिनी होती है और उसका पति प्रमोद जो है, दोनों गले मिलकर एकदम से फपक-फपक कर रोते हैं और जब वहाँ एकदम से पास पहुँचती है, तो प्रमोद भी डर जाता है कि मेरी पत्नी आ गई, अब मैं क्या करूँ? दोनों को जो है छुड़ाती है और 2-2 चाँटे जो है खींच-खींच के जमाती है और वह पूछती है कि बिस्तर पे खून कहाँ से आया? कैसे क्या हुआ? तब प्रमोद बताने लगता है कि तुम सो गई थी और मैं इसके रूम में आया था और ये कह रही थी कि मैं जान दे दूँगी, मैं मर जाऊँगी। पूरे अपने हाथ को जो है ब्लेड से काट के रखी है, पूरा हाथ इसका जो है ब्लेड से यानी खून से जो है लसफस भीगा हुआ है। एकदम से ये पागल हो गई है, ये सब करने की इसको क्या ज़रूरत थी? हम लोग जो है आपस में इसको समझते फिर बताते। उसकी पत्नी जो है दोनों को घर लेके आती है और उसको कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? अगर मैं लोगों से बताऊँगी तो काफ़ी बेइज़्ज़ती होगी। आपस में वह तीनों जो है सुलझाना चाहते थे, लेकिन मामला जो है सुलझ नहीं रहा था। इस कहानी को सुनकर, इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, आपके मन में अगर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में उस सलाह को ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।